हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज चल रही है। उसका ये चैप्टर 4 मूल अधिकार का वीडियो है। तो 30 सेकंड में आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ, फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं वो क्या है, देखने में वो चाहे क्वालिटी अच्छा लग रहा हो पर वो AI से बने हुए नोट्स हैं। तो उसमें मुझे क्या फिर भी थोड़ा सा कमी नज़र आता था, इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा और भी हार्ड वर्क सही, पर इस वीडियो में आपको लगेगा कि मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है। पर मैं जितना भी अब आगे से वो वीडियो आएंगी उनको पहले खुद रीड करते हैं, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और जो ब्रीफ नॉलेज होता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, एम लक्ष्मीकांत में बहुत सारी लाइन ऐसी हैं जिसको मैं आप सिर्फ वर्बली समझा सकता हूँ, और जो ऐसे हैं जो फैक्ट आपको याद रखने वो सब आपको मैं इसमें प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो आगे से जितना भी वीडियो आएगी वो सब मेरे शॉर्ट नोट्स में आएगी। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, आप वॉच करिए। तो ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, आप इसकी राइटिंग वगैरह आप मत जाइए, पर इसमें जो मटेरियल मैंने डाला है वो एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही है, जो पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से रीड करके मैंने निकाला है। तो इसमें शॉर्ट नोट्स बनाए गए, ये सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का बहुत फास्ट क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको बस मेरे साथ इनको सुनना है, समझना है, तो आपके पूरा समझ में आएंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट, मतलब मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कितने तक हैं हम वो देखेंगे सबसे पहले। तो मूल अधिकार हैं अपने भाग 3 12 से लेकर 35 तक। इसको आपको याद रखना है, भाग 3 12 से लेकर 35 तक। और ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से ये प्रभावित है, इसको भी आपको याद रखना है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा है ना, इसको भी आपको याद रखना है कि भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। और जो ये मूल अधिकार हैं वो चहुमुखी विकास के लिए, व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं। तो चहुमुखी विकास क्या होता है? भौतिक रूप से विकास, बौद्धिक रूप से विकास, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से विकास को चहुमुखी विकास बोला जाता है। तो मूल अधिकार मूल रूप से कितने थे? 7 थे। मूल अधिकार मूल रूप से कितने थे? 7 थे। इसमें पहला आता है समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो आता है 23-24 में है, और पाँचवा आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेके 28 तक। तो तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध, और चौथा होता है धर्म स्वतंत्रता, और पांचवा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में। अब 6 में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, इसको हम समझाएंगे, हटा दिया गया है वर्तमान में। और भाग मतलब 7वां आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो इस सबको हम समझेंगे। तो अब संपत्ति के अधिकार के बारे में जानते हैं कि ये क्या 44वां जो अमेंडमेंट आया था संविधान संशोधन विधेयक 1978 में, 44 4 + 4 = 8। तो ये लास्ट में याद रखना है, डेट के में लास्ट में ये आता है 1978, मतलब हटा दिया गया था। तो भाग X मतलब भाग 12 मतलब 12 में ये आर्टिकल 301 में अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो 3 से काम में इसे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसमें फंडामेंटल राइट से हटा के इसे 3 से काम में क्या कर दिया गया है? शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं, तो कानूनी अधिकार, तो ये कैसे हैं? हमको फंडामेंटल राइट हैं, ये कानूनी अधिकार हैं। क्या ये असीमित है? इनकी मतलब असीमित, इनकी कोई सीमा नहीं है, नहीं। इनकी क्या है? सब पे युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? सभी सरकार के विरुद्ध होते हैं। ज़्यादातर इसमें जितने भी वो हैं तो सभी सरकार के विरुद्ध, तो सब फंडामेंटल राइट हैं कि सरकार हमको इनसे वंचित नहीं कर सकती। पर कुछ फंडामेंटल राइट हैं वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिए जाते हैं, जैसे आर्टिकल 16 है ना, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्या है? नकारात्मक है। तो नकारात्मक रूप से इसमें देखेंगे तो ये क्या है? राज्य के प्राधिकार को क्या करते हैं? सीमित करते हैं, कि राज्य पे पाबंदी लगाते हैं कि राज्य ये नहीं कर सकता है। और इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है सकारात्मक, कि व्यक्ति विशेष को क्या उपलब्ध कराते हैं? सुविधा। अब इनकी कटौती करने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमको अधिकार है कि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अगर संसद क्या है? कटौती या कमी करनी है तो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत करेगी, ना कि साधारण विधेयक। तो इसमें अगर कुछ भी कटौती अगर संसद को करना है तो वो संविधान संशोधन विधेयक उनको लाना ही पड़ेगा, साधारण विधेयक से नहीं हो सकता। पर साथ में ये भी ध्यान रखना है, वो केशवानंद भारती वाला केस हुआ था कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए, कि जो संविधान का हमारा मूल ढांचा है, मूल ढांचा यानी कि कोई डेफिनेशन तो नहीं दी गई है, जैसे लोकतंत्र होना चाहिए, ये तमाम बातें वो बाद में जब चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, तो उसको भी ध्यान में हमको रखना है, तभी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। अब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी, उसमें
आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सभी क्या निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 क्या निलंबित नहीं होते हैं। तो ये फैक्ट है, हमको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे कौन से आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट के जो निलंबित नहीं होते हैं, तो 20 और 21। अब राष्ट्रीय आपात किस आधार पे लगता है, एक चीज़ और देखेंगे हम, विदेशी युद्ध होता है, आक्रमण होता है, इसके आधार पर आर्टिकल 19 क्या स्वतः निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह हो, आंतरिक आपात हो, आंतरिक मतलब कि देश के अंदर ही कुछ लोग उपद्रव मचाएं, सशस्त्र विद्रोह करें, तो इस आधार पे आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन पर विदेशी आक्रमण हो तो वो स्वतः निलंबित हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 33। तो 33 में ये बोला गया कि सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, गुप्तचर संस्थाएं, उन पर संसद क्या प्रतिबंध लगा सकती है कि भाई क्या है, जैसे यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है आप उसको पब्लिकली नहीं शेयर करोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारी खुफिया एक्टिविटी होते हैं इनके साथ, पुलिस बल वगैरह, वो कोई सीक्रेट मिशन बना रहे हैं तो उनको पब्लिकली शेयर नहीं करोगे, तो इसमें संसद क्या है, प्रतिबंध लगा सकती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 33। अब हम आगे देखेंगे आर्टिकल 34 कि सैन्य शासन में प्रतिबंध। कभी कभी क्या होता है, सैन्य शासन लगता है, ये नेशनल इमरजेंसी से अलग होता है। तो सैन्य शासन, इसमें मार्शल लॉ लग जाता है कि कोई जगह है उस पर क्या बहुत ही ज़्यादा उपद्रव हो रहा है, तो वहाँ सेना का शासन हो जाता है, सेना ही कंट्रोल करती है। तो उसमें क्या 34 में क्या सैन्य शासन में ये फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, वो उसके बारे में बताया गया है। और भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्या ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। फिर आता है आर्टिकल 35। तो इसमें क्या है कि कानून अधिकार, जो फंडामेंटल राइट वाले कानून हैं वो संसद बना सकती है, ना कि विधानमंडल। अब विधानमंडल मान लो क्या है, इन पे कानून बनाए कोई कि फंडामेंटल राइट पे हम ये कानून बनाना है, तो उनका वैलिड नहीं होगा, वो नहीं बना सकते, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। सिर्फ संसद ही फंडामेंटल राइट पर कोई कानून बना सकती है। अब इसके बाद देखते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या है, वो पहले वो देखते हैं। उसमें राज्य की डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बताया गया है, तो आ, बा, सा, दा, इन 4 पॉइंटों में बताया गया है। तो हम आ में देखेंगे। तो जो कार्यकारी और विधायी सरकार है या फिर संघीय संसद है, तो ये जितना भी कार्यकारी और विधायी सरकार है जो संघ की मतलब केंद्र की, उसमें कौन सी आती है, संसद। तो उसके बारे में बताया गया है कि ये राज्य के अंतर्गत आएगा, राज्य की बॉडी। अब दूसरा बा में आता है कि राज्य की जो विधायी सरकार है, विधानमंडल वगैरह, विधान परिषद वगैरह, तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अब सा में जो स्थानीय निकाय हैं या फिर जिला बोर्ड सुधार न्यास है, वो आएगा। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब दा में आता है सभी निकाय, जो वैधानिक हैं, गैर संवैधानिक हैं, LIC है, ONGC है, सेल है, ETC वगैरह, तो ये आते हैं। तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन आएंगे, एक तो केंद्र की संसद आएगी, फिर बाम बताया विधानमंडल आएगा, सा में स्थानीय निकाय, जिला बोर्ड सुधार न्यास आएगा, और दा में सभी निकाय, चाहे वो वैधानिक हो चाहे गैर संवैधानिक हो, मतलब जिनका निर्माण या तो किसी कानून को लाके किया गया हो या संविधान के बेस पे किया गया हो, जैसे LIC हुआ, ONGC हुआ, सेल हुआ, ETC। अब एक स्टार मार्क आता है, ये UPSC में आता है एक बार क्वेश्चन, कि जैसे कोई निजी इकाई एजेंसी है, वो राज्य की संस्था के तौर पे काम करे, तो उसे भी राज्य की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इन सभी को क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो की जा सकती है। तो ये बताया गया है, राज्य की परिभाषा दी है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में देखेंगे कि फंडामेंटल राइट से असंगत अल्पीकरण विधियां शून्य। तो ये बोला गया है कि कोई भी अगर विधि बनाई जाती है जो फंडामेंटल राइट से असंगत है, मतलब उससे मेल नहीं खा रही है, कुछ अलग ही विधि बना दी है, तो उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा या फिर अल्पीकरण कर दी जाएगा। अब यहाँ पर अल्पीकरण का क्या मतलब है कि उस विधि को उतना ही लेवल तक मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा जितना लेवल तक वो फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाती है। तो यह शक्ति किसको दी गई है, तो ये दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी है। सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 या 226 के तहत। इसको आपको याद रखना है। अब आता है विधि शब्द का अर्थ। बाद में आता है कि विधियाँ शून्य कर दी जाएंगी, तो विधि शब्द का अर्थ क्या है, तो इसमें भी है आबा सादा, उसी के आधार देखेंगे। एक होता है स्थायी विधि, जिससे क्या संसद, राज्य, विधानमंडल पारित करके बनाता है। बा में होती है अस्थायी विधि, जिसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, अध्यादेश के द्वारा पारित करके बनाता है। सा में होती है प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान होते हैं जिन्हें कार्यपालिका अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना के तहत जारी करता है। मतलब उसके लिए क्या है कि
कार्यपालिका वगैरह जो सांविधिक साधनों का उपयोग करते हैं ना, कि अध्यादेश जारी कर देना, आदेश जारी कर देना, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, इनके तहत। और दाम आती है विधि गैर विधायी स्रोत कि विधि बल वाली रूढ़ी प्रथा, कि जैसे कोई प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है और उसको विधि के बराबर मतलब मान्यता प्राप्त है कि ऐसे करना चाहिए, तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? विधि के अंतर्गत। तो ये विधि क्या फंडामेंटल राइट के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई नहीं है तो उसे तुरंत ही खारिज कर दिया जाएगा, उसका एंड कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ा पढ़ने में आपको बोरिंग मतलब ऐसा लग सकता है, पर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। और ये पूरा एम लक्ष्मीकांत का सार है। जो उसमें ज़रूरी चीज़ है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से, वही आपको दिया जा रहा है। आपको इस पर बस विश्वास करना है। तो आगे पढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधि नहीं है। अब मान लो संविधान संशोधन किया जाता है, उसको विधि के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो इसलिए केशवानंद भारती में कहा गया था। लेकिन जो भी संविधान संशोधन होता है वो क्या है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसको आपको रखना है कि संविधान संशोधन को विधि नहीं माना गया, लेकिन संविधान संशोधन क्या है, केशवानंद भारती केस के अनुसार ये 1973 में हुआ था। इसी ने बोला था कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाला, एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर किसने दिया, तो केशवानंद भारती वाला केस हुआ था 1973 में। तो मतलब संविधान संशोधन विधि नहीं है, लेकिन उसके क्या है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं समानता का अधिकार जो आता है अपना। समानता के अधिकार में हम स्टार्टिंग करेंगे आर्टिकल 14 से। तो देखिए, तो आर्टिकल 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। ये दो लाइन है कि विधि के समक्ष समता दी जाएगी हर व्यक्ति को और विधि के समान संरक्षण दिया जाएगा। तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से व्यक्ति को राज्य वंचित नहीं करेगा। तो अब इसमें दो बात है। विधि के समक्ष समता, ये विचार जो लिया गया है वो यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण, ये विचार लिया गया है यूएस से। यूएस मतलब अमेरिका से। तो ये क्या है, सभी के लिए है। सभी को मतलब व्यक्ति को प्राप्त है, कंपनी को प्राप्त है, कोई निगम है उसको प्राप्त है, और विदेशी लोग हैं उनको लिए भी प्राप्त है। तो हम उन दोनों को आपस में एक एक करके समझते हैं। तो विधि के समक्ष समता का मतलब है, ब्रिटेन से लिया गया है, कि विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या है, समान हैं, कोई विशेषाधिकार नहीं चलेगा। तो विधि के तहत क्या समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। तो ये क्या नकारात्मक है, ये रोकता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव, रोकना, मना ही करना। तो विशेषाधिकारों को ये करता है, मना ही करता है। इसको अब ऐसे याद रखना। अब दूसरा देखते हैं विधि का समान संरक्षण। तो विधि का समान संरक्षण मतलब समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाएगा। तो इसमें क्या, बिना भेदभाव वाला समान व्यवहार, और ये सकारात्मक। इसमें ये बोला गया है कि भाई समान व्यवहार तो तुम करो, पर क्या परिस्थिति भी देखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या, थोड़ा भेदभाव किया जा सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे हम, जैसे विधि समान संरक्षण है, थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे दो लेडीज़ हैं ना, दोनों ने क्या मर्डर किया है, सेम कानून है, सेम सज़ा, और दोनों को क्या है इस हिसाब से मतलब मर्डर का मतलब मान लो, चलो ऐसा नेगेटिव एग्जांपल ये, पर इसके लिए यही देना पड़ेगा। तो मर्डर के लिए मान लो दोनों को ही डेथ का सज़ा सुनाई जाती है, पर एक लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है, और एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। तो जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको डेथ का सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या परिस्थिति समान नहीं है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समान व्यवहार करना, तो वो होता है विधि का समान संरक्षण। उसमें क्या है, अमेरिका से लिया गया है। अब दोनों का इनका उद्देश्य क्या है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण का उद्देश्य है कि भाई विधि न्याय की समानता, कि क्या सबको न्याय की क्या होनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 14 है, उसमें क्या बोला गया है, श्रेणी विधान अस्वीकृत किया गया है, कि लोगों को मतलब श्रेणी के रूप में बांट देना, ये फर्स्ट श्रेणी का, सेकंड श्रेणी का है, और उस आधार पर फिर क्या होगा, फिर भेदभाव। लेकिन क्या किया गया है, तर्कसंगत जो वर्गीकरण है उसको स्वीकार करता है आर्टिकल 14। तो अब एक और चीज़ समझ लीजिए, विधि का शासन जो था, ये अवधारणा किसने दी, वो दी थी ए.वी. डाइसी ने। ये इंपॉर्टेंट है। तो विधि का शासन अवधारणा किसने दी थी, ए.वी. डाइसी ने। इसका मतलब ये होता है कि विधि समक्ष समता होनी चाहिए। विधि के शासन का ये मूल तत्व है। अगर आप विधि का शासन कर रहे हैं, मतलब कानून का शासन कर रहे हैं, तो सभी को विधि के समक्ष समता मिलनी चाहिए। तो उसने 3 अवधारणा दी थी कि विधि उल्लंघन के अलावा किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मान लो कानून के तहत उनको दंडित कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा विधि उन्होंने उल्लंघन किया है। और कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं हो सकता है। तो सभी व्यक्ति क्या है, कानून के नीचे रहेंगे, सबको सज़ा मिल सकती है। और तीसरी चीज़ उन्होंने बोला था वैयक्तिक अधिकार प्रमुखता,
कि व्यक्तिक जो अधिकार मिलते हैं उनको क्या प्रमुख माना जाएगा, जो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं उनको प्रमुख रखो। तो भारत में क्या है, फर्स्ट और सेकंड ही लागू हैं, थर्ड को लागू नहीं किया गया कि व्यक्तिगत अधिकार प्रमुखता, ये भारत में लागू नहीं है, आपको ये याद रखना है। तो आपके समझ में आए होंगे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हमने आर्टिकल 14 पढ़ लिया है ना, तो हम आर्टिकल 14 में जो कुछ अलग और रह गया है तो उसको देखते हैं कि इसमें क्या है, समता का अपवाद। इसमें क्या बोला गया है, समताओं का अपवाद। तो जो ये समता बोला गया है कि इसके आधार पे तो क्या सभी व्यक्ति समान है, भाई सभी को समान दंड दो। पर इसमें क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल है ना, तो उनके कार्यकाल क्या कार्य में क्या है, न्यायालय में वो जवाबदेह नहीं होते हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं, उनको हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं वो कार्यकाल पीरियड में क्या न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं। तो उसमें दूसरा चीज़ है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदावधि कि उन पर न्यायालय द्वारा कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी और गिरफ्तारी कारावास भी नहीं होगा। पदावधि के दौरान क्या दीवानी मुकदमा अगर करना भी है तो उसकी सूचना 2 माह पूर्व दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि उन पे मतलब दंडिक कार्रवाई तो कोई भी नहीं होगी, ना ही उनको गिरफ्तारी कारावास देखा जाएगा। लेकिन अगर दीवानी कोई मुकदमा करना है तो उसकी सूचना उनको 2 माह पूर्व देनी पड़ेगी कि आप पे दीवानी मुकदमा किया जा रहा है। तो व्यक्ति क्या है, संसद विधानसभा तो प्रकाशन मतलब संसद विधानसभा पे भी क्या है, मुकदमा नहीं कर सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है कि संसद और विधानसभा में जो भी कार्रवाई होती है, उनकी बातें होती हैं, उसको क्या वो प्रकाशन करता है पब्लिकली, उनको वो लोगों को मतलब अवेयरनेस के दृष्टिकोण से, जैसे मान लो यूट्यूब चैनल पर डालता है, न्यूज़पेपर पर डालता है, तो उसके प्रकाशन पर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा कि आपने ऐसे डाला क्यों। तो ये भी अपवाद है। संसद विधानमंडल सत्र बात पर बहस जो होती है तो सदस्यों पर क्या मुकदमा नहीं किया जाएगा। जैसे संसद और विधानमंडल के सत्र बोलते हैं तो वो वहाँ पे बहस होती है, वो बहस करते करते कुछ भी बोल जाते हैं, तो वहाँ पे बोली गई बातों को आधार पर उन किसी भी सदस्य पर क्या मुकदमा नहीं किया जा सकता है। तो विधानमंडल DPSP क्रियान्वयन में 39 खा और 39 गा आता है तो 14 उल्लंघन कर सकते हैं। अगर कोई विधानमंडल है, अब वो DPSP का उसे क्रियान्वयन करना है, DPSP वो हम बाद में पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व, तो उनमें क्या है वो 39 खा और 39 गा आता है, मतलब ये आर्टिकल है, इनके बारे में सब हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। तो 14 का उल्लंघन कर सकते हैं। आप अभी इसको इतना ही याद रखिए। अब जैसे विदेशी शासक हैं, राजदूत हैं, कूटनीतिक हैं, वो क्या दीवानी फौजदारी मुकदमों से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और UN है या UN की एजेंसी हैं, उनको भी इनसे मुक्त रखा गया है कि उन पर हम क्या केस नहीं कर सकते हैं। अब आर्टिकल 14 हो जाता है ख़त्म। तो लास्ट में अगर चाहो तो हम क्विक रिवीजन सेशन वैसे और एक और ले आएंगे, अभी इतना ही रखते हैं। तो आर्टिकल 15 देखते हैं। तो आर्टिकल 15 में जितना भी सारी बातें, थोड़ा मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आपको पता है जो बड़ी ऑथेंटिक बुक है, तो थोड़ा इसमें डिटेल से ही बताया गया है पॉलिटी पर। आप अगर एक बार अच्छे से मेहनत कर लोगे, इसको पढ़ लोगे, तो आपको फिर मतलब पॉलिटिकल कभी भी भटकना नहीं पड़ेगा और आपकी पॉलिटिकल तो एकदम बोनस स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगी। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 15 पहला पॉइंट विभेद। तो इसमें क्या बोला गया है, केवल शब्द को याद रखना है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये क्या राज्य के विरुद्ध है कि राज्य क्या विभेद नहीं कर सकता। तो याद रखिए क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो इसमें बात आती है 5 पॉइंट। पहला है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। अब दूसरा आता है, दूसरे में भी का को पढ़ते हैं पहले। तो काम में क्या है, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन है। और खा में क्या है, पूर्णतः या भागतः, मतलब कि या तो कुछ मात्रा में या पूर्णतः पूरी रूप से राज्य निधि द्वारा पोषित, मतलब राज्य उसमें क्या पैसे लगा रही है। तो जनता के लिए समर्पित कोई भी कुआं, तालाब या स्नान घाट बनाया गया है राज्य के द्वारा, उसमें या तो राज्य पूरा पैसा लगा रही है या फिर कुछ पैसा लगाया है, पूरा नहीं लगाया, मतलब कुछ भाग लगाया है। तो उसमें क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। और ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। ना तो राज्य भेदभाव कर सकता है, वहाँ रोक सकता है किसी को आने जाने से, ना ही कोई व्यक्ति रोक सकता है कि इस मतलब पहले होता था ये कि कोई निचली कास्ट का है तो वो नहीं जाएगा। तो ये सब कुरीति थी जो हमारे संविधान की बदौलत
ये सारी कृतियों का एंड हो चुका है अभी। अगर कोई रोकता है तो उसको सजा है डायरेक्ट। अब अपवाद सुन लीजिए इसके आर्टिकल 15 के, कि स्थानीय निकाय उनमें क्या महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे पंचायती राज है अपना, तो वहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। तो आरक्षण एक तरह से देखें तो भेदभाव ही है, पर ये क्या एक अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये किया जा सकता है। तो महिलाओं को क्या किया जाता है, आरक्षण। अब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, बड़ों को नहीं की जा रही है। तो बच्चों के लिए मतलब ये अच्छा भेदभाव है, तो मतलब ये सकारात्मक है। तो इसका क्या है, ये अपवाद माना जाएगा। अब खा में देखते हैं हम, का तो हमने पढ़ लिया है। खा में क्या, सामाजिक शैक्षणिक, ये 15 में, आर्टिकल 15 में, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग, SC ST विशेष उपबंध। तो उसमें क्या है, विधानसभा की सीटों को आरक्षण दिया जाएगा और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से क्या होगी, छूट होगी। तो जैसे मान लो कोई पिछड़े वर्ग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो पिछड़े वर्ग आएगा, एक ST आएगा, एक SC आएगा। तो उनके लिए विशेष क्या उपबंध किया गया है कि विधानसभा की सीटों में उनको आरक्षण मिलेगा और सार्वजनिक जो शैक्षणिक संस्था होंगी उनमें शुल्क से छूट मिलेगी। अगर वो उनमें प्रवेश लेते हैं तो मतलब स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो उनको शुल्क से छूट मिलेगी। अब सा देखो, अब ये दोनों तरह से होते हैं। 15 मैं बोल रहा हूँ का, खा, गा, है ना। तो उसमें क्या है, ये 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं कहीं पे लिखा हो, पर अभी लक्ष्मीकांत में तो 15 का वगैरह ही लिखा है सेकंड में, तो हम वही पढ़ रहे हैं। अब सामने देखेंगे सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े, ST SC शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए इनको भी क्या है, छूट है। कि जैसे मान लो सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो पहले तो में तो था, इसमें खा में तो था कि शुल्क से छूट है, और सामाजिक शैक्षणिक में सा में है कि उनको संस्था में प्रवेश के लिए छूट है, कि उनको कुछ % क्या है, आरक्षण दिया जाएगा कि इतनी सीटों पे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े SC ST को ही रखा जाएगा। अब दा देखते हैं, सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में 10% सीट। तो ये बोला गया कि सामाजिक एवं निजी शिक्षण संस्थानों में 10% सीट अपवाद, क्या अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है उनमें नहीं होगा ये चीज़। तो ये बोला गया कि अगर कोई सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, तो उसमें 10% सीट सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों को दी जाएगी, SC ST को। लेकिन इसका अपवाद ये है कि अल्पसंख्यक कॉलेज या स्कूल है कोई, तो उसमें ये लागू नहीं होगा और ये 10% अतिरिक्त होगा। और इसका आधार क्या रखा गया है, जो ये हमारा EWS है ना, उसी के बेस पे है कि आर्थिक रखा गया है इसको। तो सरकारी निजी शैक्षणिक संस्थानों में 10% सीट। अब देखेंगे हम 93 संशोधन 2005। तो ये इससे संबंधित संशोधन है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं वो जी कि 93 संशोधन 2005 केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान एक्ट 2006, OBC को क्या किया गया, उच्च शैक्षणिक संस्थान में 27% सीटें आरक्षित की गई। तो आपको याद रखना है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में OBC को 27% सीटें आरक्षित किस अमेंडमेंट के तहत की गई, तो वो 93 संशोधन 2005 में, और इसे लागू किया गया था। इसको इस नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान एक्ट 2006। अब 2008 में क्या है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने वैध मोहर लगा दी और केंद्र सरकार ने पर बोला था कि देखो ये लाया गया था 93 संविधान संशोधन 2005 में, और इसको नाम दिया गया केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान एक्ट 2006। और इसके अंतर्गत बोला गया कि OBC को उच्च शैक्षणिक संस्थान में 27% सीटें आरक्षित की जाएगी। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वैध मोहर लगा दी कि ठीक है ये वैलिड है, पर उसने एक बात बोला था कि केंद्र सरकार को क्रीमी लेयर का पालना करना पड़ेगा। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है, इसको भी हमें समझना है। तो क्रीमी लेयर क्या है, एक संवैधानिक, इसमें क्या कुछ उच्च वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिसमें कुछ बताते हैं कौन कौन से हैं। जैसे संवैधानिक पद हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जितने विधायक, सांसद वगैरह हैं, या वर्ग A और वर्ग B क्लास के जो अधिकारी हैं, सेकंड लेवल के जो अधिकारी हैं, वर्ग A के हों चाहे वर्ग B के हों चाहे सेकंड लेवल के अधिकारी हों, और जो क्या केंद्रीय एवं राज्य सेवा दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, निजी कंपनियों में भी लागू है कि मान लो कोई निजी कंपनी में बड़ा पद पे वर्ग A और वर्ग B पे, और उनकी सैलरी अच्छी है तो उनको भी। तो आय इसमें रखा गया है। तो आय क्या है, समय के साथ चेंज की जाती है। तो 1993 में ये क्रीमी लेयर सिद्धांत आया था, लागू किया था, तब इसकी आय थी कि 1 लाख वार्षिक आय है, उनको इसमें रखा जाएगा। 2004-05 में इस वार्षिक आय को 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। 2008 से जाते जाते 4.8 लाख रुपये कर दिया गया, और 2013 में इसे कर दिया गया 6 लाख। तो याद रखना है आपको, 2013 में 6 लाख कर दिया गया। अब आता है 103वां संविधान संशोधन 2019। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत क्या बोला गया कि ये जो EWS मामला है ना, वो यही है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या लाया गया, EWS कि आर्थिक आधार पर 10% नामांकन दिया जाएगा सीटों में, आर्टिकल 15 के तहत।
जो पूर्व आरक्षण का लाभ नहीं, मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति पहले से ही आरक्षण का लाभ ले रहा है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, तो उसको ये ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। लेकिन जो पहले लाभ नहीं ले रहा है तो उसको क्या है 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्थिक आधार पे कि वो क्रीम लेयर में नहीं आता है, उसकी आय कम है, 10% नामांकन सीटों में उसको रिजर्वेशन है आर्टिकल 15 के आधार पर। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम आर्टिकल 16। तो अभी वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा है। अब 2-1 दिन इसीलिए वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं कंटिन्यूस ये सोच रहा था कि ऐसा नोट्स बना के पढ़ाया जाए तो बेहतर है। फिर भी हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंतर्गत। मैंने कुछ लक्ष्मीकांत के स्क्रीनशॉट लिए हैं जो मैंने नोट्स में उसको स्क्रीनशॉट को ही बना के सेव कर दिया है। तो ठीक है, हम उसका 2-3 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा क्लास दोनों तरह से चलेगा, एक तो ऐसा है कि समझते हुए और दूसरा ये फैक्टों को याद करते हुए। तो अभी क्या रिवीजन का टाइम है तो हम फटाफट रिवीजन करते हैं इनको, बस हमको सुनना है ना। ये क्लास को आप 2-3 बार सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो हमने बोला था कि फंडामेंटल राइट, तो सबसे पहले देखेंगे हम समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो इसमें आता है ABCDE। तो ए में क्या बोला गया, विधि के समझ समता एवं विधियों का सम्मान संरक्षण, आर्टिकल 14 में। फिर बी में आता है आर्टिकल 15 में, मतलब 15 में, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कि विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में बोला गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 में बोला गया है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, मतलब कोई अस्पृश्यता नहीं करेगा। आर्टिकल 18 में बोला गया है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगा दिया गया है। फिर देखेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो इसमें क्या है, ए में बोला गया 6 अधिकारों की सुरक्षा है। पहला है वाक अभिव्यक्ति, फिर सम्मेलन, फिर संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। तो ये चीज़ का मतलब स्वतंत्रता, सुरक्षा दी गई है। फिर बी में आता है अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में है ये। अब अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, और आर्टिकल 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। हम इनको बाद में डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी बस ओवरव्यू याद कर रहे हैं। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से क्या है, संरक्षण। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। तो अब इसमें क्या बोला गया है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या है, बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब आता है आर्टिकल 24, मतलब 24 में बोला गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 25 से 28 तक। तो उसमें बोला है कि आर्टिकल 25 में बोला है 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 26 में बोला गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। फिर बोला गया है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, आर्टिकल 27 में। फिर आर्टिकल 28 में आता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, कि हो भी सकते हैं अगर मन में है तो प्रे करना है किसी स्टूडेंट को, पर नहीं करना है तो उससे ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाएगा। अब आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। और आर्टिकल 30 में बोला गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर लास्ट आर्टिकल जो फंडामेंटल रहता है 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, मतलब उच्चतम न्यायालय। इसमें शामिल याचिकाएं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और प्रेषण, 4 हैं। उसके बाद हम देखना है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं अच्छे से, तो इससे आगे जो भी वीडियो आएगा वो नेक्स्ट कल के डे आएगा, और ऐसे ही करके हम फंडामेंटल राइट को अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो अभी ना सभी को जैसा भी वीडियो लगा है आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे क्या मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको अभी अच्छे से ऐसे प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना के एकदम अच्छा वीडियो दूंगा, और डेली बाय डेली चेंज भी किया जाएगा, सुधार भी करते जाएगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है और मेरे पास रिसोर्सेज की भी कमी है, एक अच्छा माइक लेने का सोच रहा हूँ, और तो आपको ये वीडियो अच्छा मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में फीडबैक लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। कल मिलते हैं नया वीडियो के साथ में।